हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में और हम सेट बी डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी विद रिगार्ड टू एआईबी एग्जाम, और हमारे पास सिर्फ 2 मंथ बच गए हैं, इसीलिए हमें प्रिपरेशन के साथ साथ पीवाईक्यूज भी करने चाहिए, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे हमें आइडिया लगता है कि कौन से चैप्टर से या कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम के सिलेबस का एक फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन की वेटेज बता दी जाती है कि किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। और इसमें अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि कौन से एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको सेक्शंस पूछे जाते हैं, क्लॉजेस पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन में किस चीज़ की डेफिनेशन दी गई है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। कुछ होते हैं कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है लॉ को। कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो केस लॉ बेस्ड होते हैं। तो अगर आप सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करके जा रहे हैं, अराउंड अगर आप 4-5 पीवाईक्यूज भी कर ले रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आज हम AIB 18 के सेट बी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, AIB का क्वेश्चन पेपर है ये। 100 क्वेश्चंस आए थे, सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के थे। आपको पता होगा कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपका प्लस पॉइंट है। एग्ज़ाम तो 3 आवर्स का था उसमें, और साथ ही साथ ये ओपन बुक एग्ज़ाम था, तो आप डायरेक्ट्स लेकर जा सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चंस तो हैं इसमें, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जाम की जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें उन्होंने 7 क्वेश्चंस को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उन क्वेश्चंस के या तो 2-3 आंसर्स हो गए थे, मल्टीपल आंसर्स दिए हुए थे, या फिर उनके क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से के आंसर्स को हमने नहीं माना था और 7 क्वेश्चंस यहाँ पर डिलीट कर दिए गए थे। मतलब 93 क्वेश्चंस रह गए थे, और उन 93 क्वेश्चंस में 40 एंड 45% के अकॉर्डिंग जितना भी आपको परसेंटेज लाना है फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, उस हिसाब से वेटेज निकली थी, और उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन हुआ था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उस पर हमें पासिंग या फिर रिजल्ट मिला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970। आपको करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड पे खास कर ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछा गया कि इन सारे स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू CRPC इन रिस्पेक्ट ऑफ केस डायरी। द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन द डायरी। बात तो सही है। सेकेंड, डायरी शैल बी ड्यूली पेजिनेटेड, ये भी बात लिखी गई है। द डायरी मे बी यूज्ड एज एविडेंस, क्या उस डायरी को हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते? नहीं, डायरी को हम एज एन एविडेंस नहीं यूज कर सकते, इसीलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट था कैन बी यूज बाय द पुलिस ऑफिसर फ्रेश मेमोरी। हाँ, तो अगर आपको सेक्शन 159 ऑफ द एविडेंस एक्ट याद अगर होगा, तो हम रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन चार्ज एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970। इन सारे ऑप्शन मैनर ऑफ कमिटिंग के बारे में बताने की नहीं ज़रूरत, नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन चार्ज। चार्ज में हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। कौन सा ऑप्शन? A is accused of theft of a certain article at a certain time and place। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट मीन्स थेफ्ट के मामले में मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस बताने की ज़रूरत। चीटिंग में मैनर ऑफ बताना पड़ता है चार्ज फ्रेम करने के लिए। ओबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ में भी हमें मैनर बताना पड़ता है, और फॉल्स एविडेंस दे वक्त भी एविडेंस हमें मैनर बताना पड़ता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया था AIB के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC फाइट्स फॉर
तो सी ये डायरेक्ट सेक्शन क्वेश्चन है, तो अगर आपको इंडेक्स पता होगा या आप इंडेक्स पढ़ना जानते हैं तो आप इसका एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन दैट इज सेक्शन 95 talks about high court. Now comes section 5. Question 5. A person accused of the following of granted bail under section 438 of the Code Procedure 1970. तो इनमें से कौन से ऑफेंसेस accused person is not entitled to grant bail under 438? I hope 438 आपको पता होगा. It talks about the anticipatory bail. And the correct option that is in sections में we cannot grant anticipatory bail to the person. सारे sections बात कर to the person. Next question. Which of the following act, if done by any magistrate, even in good faith without being empowered, shall vitiate the proceeding as per the Code of Criminal Procedure 1970? Section है which is an act if done by even in good the proceeding को vitiate कर देगा अगर कोई मैजिस्ट्रेट गुड फेथ में भी कोई एक्ट कर रहा हो. इस वाले क्वेश्चन को भी विड्रॉ कर लिया गया था इस ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट which of the following is material for deciding the jurisdiction of civil court in the light of Code of Civil Procedure. अब सिविल प्रोसीजर का क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर बताइए इनमें से क्या मटीरियल है फॉर डिसाइडिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट को डिसाइड करने के लिए एवरमेंट इन द प्लेंट में हमने जो भी बात कही है उस बेसिस पर डिसाइड होता है. Question. Which of the following cannot be considered as a suit of civil nature for section 9 of the procedure 1908? इनमें से कौन सा ऑप्शन है cannot be considered as a suit of civil nature? cannot be considered वर्ड आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की. तो the correct option that means relating to right of worship cannot be considered as a suit of civil nature. की बात हो रही. इसके अलावा जो ऑप्शन है राइट्स ऑफ फ्रेंचाइजी फॉर स्पेसिफिक रिलीफ रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ऑफ these can be considered as the suit of civil nature. Next question is which of the following provisions of Code of Civil Procedure 1908 makes the doctrine of res judicata applicable in representative suit? जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि कोई भी ऐसा अगर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है किसी भी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, तो उस सूट को हम वापस से क्लेम नहीं कर सकते हैं, हम दोबारा कोई फाइल नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन 11. ये होता है रेस जुडिकाटा. अब यहाँ पर बोला गया कि रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात कौन से एक्सप्लेनेशन में हो. रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक ही क्लेम के लिए एक सूट फाइल करा है. एक पर्सन सारे प्लेंटिफ रिप्रेजेंट करता है या डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन दैट इज सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेटिव अंडर रेस जुडिकाटा. Question 10. In which of the following situation a court will not issue summon for personal appearance to the defendant? Correct option is C. If defendant resides 250 miles away from the court in an area having public conveyance available, the court will not issue summon for personal appearance क्योंकि माइल से भी ज़्यादा दूर रह रहा है. अगर आपको ये काफ़ी फास्ट लग रहा है तो मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करके आप मैच कर सकते हैं कि आपने सही आंसर दिया. Question 11 talks about in which of the following situation plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per CP. इनमें से कौन से सिचुएशन में प्रिक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब प्लेंटिफ फ्रेश सूट ला सकेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. आपके पास यहाँ 4 कंडीशन.
तो जहां पर डिसमिसल ऑफ सूट हो रहा है इन बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर, अगर प्लेंटिफ अपीयर ही नहीं किया है उस मामले में हम प्लेंटिफ को प्रेक्लूड कर लेंगे कि आप फ्रेश तब नहीं ला सकते, बिकॉज आपने एक बार सूट लाया और उसके बाद आप खुद ही एबसेंट हो गए, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ, अपीयर नहीं हुआ, तो नाउ यू विल बी प्रेक्लूडेड ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट एज पर दी CPC. Next question is, how many times at max may an adjournment be granted to a party during of the suit as per the Code of Civil Procedure 1908? अब सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग टाइम्स एडजर्न कर सकते या कितने टाइम्स एडजर्न ग्रांट किया जा सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर है। अगर आपको एडजर्नमेंट के बारे में नहीं पता होगा, आपको पता नहीं होगा कौन से एरिया में या कौन से सेक्शन या ऑर्डर में बात करी गई है, तो आपका इस क्वेश्चन के आंसर को खोजने में आपको एक बार तो कंसेप्ट सारे पढ़कर जाने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रोविजन द विटनेस विदाउट अ समन। यहाँ पर विटनेस को प्रोड्यूस करने की बात कहा जा रहा है विदाउट अ समन, तो ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया? So this has been added by the Code of Civil Procedure Amendment Act 1976. Correct answer is option A. ये जो मैं सारे आंसर्स बता रही हूँ ये मैं AIB के ऑफिशियल आंसर की बता रही हूँ कि लोगों ने क्या आंसर को सही माना, के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is included in the word cost as provided in civil procedure? आई होप आपको कॉस्ट के सेक्शंस पता होंगे, सेक्शन 35A एंड 30 से रिलेटेड और हमारा ऑर्डर 20। अब इनमें कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम करते हैं कॉस्ट के अंदर? करेक्ट ऑप्शन दैट इज फूड, लॉजिंग, थर्ड। अब विटनेस के तो एक्सपेंसेस हमें देने पड़ेंगे, हमें लीगल फीस भी देनी पड़ेगी, कोई और एक्सपेंस जो कि इन कनेक्शन विद प्रोसीडिंग्स वो भी देना पड़ेगा, लेकिन फूडिंग एंड लॉजिंग हमारे कॉस्ट में। Question 15. What period is prescribed under CP for defendant to enter an appearance for filing address for service of notice on case of a suit where summary procedure side? अब यहाँ पर summary procedure, तो summary procedure में कितने दिन अलाउ करेंगे of समन appearance for filing किया जा सकता? Correct answer is option B, that is 10 days. 10 days from the date of summons. That means 10 days from date of summon can be prescribed under CP. Then to enter an appearance for filing it for service of notice. Pursuit applied. Summary procedure के मामलों में देने वाले the defendant to enter an appearance for filing address for service of। अब जो क्वेश्चन से भी विड्रॉ कर लिया कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is accused of murder of B by beating him. A पर चार्ज लगाया गया है, A पर ट्रायल चल रहा है ऑफ मर्डर ऑफ B को का मर्डर किया है by beating him. Which of the following will not be considered as relevant fact forming part of the same transaction as per the Indian Evidence Act 1872? इनमें से कौन सा फैक्ट है जो कि रेलेवेंट फैक्ट नहीं रहेगा, will not be considered as relevant, right? Not be considered as relevant fact for forming part of the same transaction. अगर आपको ट्रांजैक्शन के बारे में याद हो, सेम ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 of the Indian Evidence Act which talks about the rest. इनमें से कौन सा फैक्ट रेलेवेंट नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन whatever said by A or B a day before day of B, ये रेलेवेंट नहीं हो जाएगा फॉर सेम ट्रांजैक्शन। वो किसी अदर सेक्शन में पहले रेलेवेंट हो, लेकिन यहाँ सेम ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो इसी जो ऑप्शन डी है वो रेलेवेंट नहीं रह जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following provisions of the Evidence Act says that confession to police officer shall not be proved against him? अगर हम किसी पुलिस ऑफिसर को अगर कोई कन्फेशन करते हैं, कन्फेशन का मतलब होता है हम एडमिट कर रहे हैं अपनी गिल्ट को, दैट इज नोन एज कन्फेशन। तो पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन दिया हुआ कन्फेशन नहीं किया जा सकता है। इस सेक्शन में ये बात कही, तो ये कही गई है सेक्शन 25 में। अब इसी का एक्सेप्शन है 26 बात करते हैं कि अगर हम किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपना कन्फेशन दें, दैट कैन बी प्रूव्ड इवन इफ वो पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन। क्वेश्चन 19, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन एडमिटेड एज एविडेंस? अब किस प्रोविजन में हम डाइंग डिक्लेरेशन को एज एन एविडेंस ट्रीट कर सकते? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर है सेक्शन 32। आई होप सेक्शन 30 सब लोगों ने अपने कॉलेज डेज में पढ़ा होगा। इट टॉक्स अबाउट द डाइंग डिक्लेरेशन। रूल ऑफ नेसेसिटी की बात करता है ये कि अगर किसी पर्सन की डेथ होने वाली है और डेथ से पहले उसने जस्ट पहले जो भी बात कही विद रिगार्ड टू हिज और हर डेथ, तो दैट विल बी रेलेवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि यहाँ पर हम रूल ऑफ नेसेसिटी अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन 20, which of the following is correct according to Indian Evidence Act pertaining to contents of a document? अब contents of document के regarding में which of the following statement is correct? Correct answer is content of document may be proved either by primary or by secondary। अब ये तीन ऑप्शंस करेक्ट हुए। पहले बोल दिया गया कि डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। क्या ये मैंडेटरी है कि हम प्राइमरी एविडेंस के ही थ्रू करेंगे डॉक्यूमेंट को? तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, हम सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। ये बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सेकेंडरी एविडेंस, जनरल रूल तो है कि हमें प्राइमरी एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is correct statement as per the Evidence Act 1872? करेक्ट स्टेटमेंट as per the evidence. So the correct answer is option. Leading question may be asked in cross examination. Cross examination में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू डू यू लिव इन दिल्ली, इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। मतलब आपको खुद से तो कुछ आंसर करने की जरूरत नहीं, किसी जगह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आंसर हमने ऑलरेडी दे दिया, दिल्ली, वेदर यू लिव देयर और नॉट। दैट इज नोन एज लीडिंग क्वेश्चन। और लीडिंग क्वेश्चन हम हमेशा सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है ऐसे एग्जामिनेशन जो कि किए जाते हैं बाय द एडवर्स पार्टी। जिस पार्टी ने किसी विटनेस को बुलाया है, पहले वो क्वेश्चंस पूछता है अपने विटनेस से, दैट इज नोन एज एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद अपोजिट पार्टी कुछ क्वेश्चंस पूछती है, दैट इज नोन एज क्रॉस एग्जाम। और उसके बाद फिर से जब पहली पार्टी क्वेश्चंस पूछती है विद रिगार्ड टू द क्वेश्चंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर कुछ क्वेश्चन करती है, दैट इज नोन री एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following case did Supreme Court of India clarify the admissibility of electronic record as evidence? जब यहाँ केस लॉ के बारे में पूछा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is incorrect statement in the light of evidence? यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू दी। Correct answer is option B. That means admissions are conclusive as to matters admitted. ये incorrect state। अगर आप सेक्शन 31 ऑफ द एविडेंस एक्ट देखें, रूल ऑफ एस्टॉपल की बात करी, हम जो ये एडमिशन है, एडमिशन कंक्लूसिव तो नहीं मानेंगे, लेकिन एज एन एस्टॉपल हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following section of the Evidence Act 1870 is an exception to hearsay rule? अब hearsay rule का क्या मतलब होता है? hearsay rule में कि आप कहीं सुनी बातें कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते, ये जनरल रूल है। लेकिन इन सम ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आप hearsay एविडेंसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो hearsay रूल है कि आप कोर्ट में कहीं सुनी बातें नहीं ला सकते। इसका एक्सेप्शन
से कौन से सेक्शन में? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एज पर दी ऑल इंडिया बार एग्जाम के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एडीआर मैकेनिज्म अंडर सीपी. इन सब में से किसे हमने एडीआर मैकेनिज्म नहीं माना है एज पर दी सीपी. अगर आप इसकी बात करें तो आपको अगर याद हो तो सेक्शन 89 में हमने बात करा है एडीआर की एविडेंस. सॉरी 89 ऑफ दी, मैं थोड़ा सा सेक्शन भूल रही हूँ. इधर इट इज सेक्शन 88 और 89, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन है विच इज टॉकिंग अबाउट द एडीआर मैकेनिज्म. और इसमें 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं: आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत. लेकिन नेगोशिएशन इसमें नहीं दिया हुआ है. लोक अदालत के अलावा इसमें मेडिएशन दिया हुआ है. ये 4 चीजें. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नेगोशिएशन. क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत. अब लोक अदालत से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इट कैन नॉट डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल. बाकी बातें तो सही है कि वहां पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है. अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अ डीम्ड डिक्री मान लिया जाएगा. कोई भी अपील नहीं लाई करती है अगेंस्ट द लोक अदालत. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996. अब यहाँ आर्बिट्रेशन एक्ट के सवाल. अगर आपने आर्बिट्रेशन एक्ट अगर एक बार भी अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप इजीली दे देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. So the correct option is question 27, option A, that is arbitration agreement may be written as well as oral. arbitration agreement written भी हो सकता है, oral भी हो सकता है. it is not mandatory कि हमेशा written ही रखना जरूरी है या oral ही रखना जरूरी है. कुछ भी हो सकता है. ये incorrect statement. जब द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया, मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ओरल में कभी भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following circumstances an arbitrator may not be challenged as per the Arbitration Conciliation Act 1996. which of the following circumstances an arbitrator may not be challenged. arbitrator को कब challenge नहीं? correct answer is option, that is when he poses qualifications agreed by the party. Cannot be challenged as per the Arbitration Act. Next question, when may two persons be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act 1995. अब यहाँ हम मैरिज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें से कौन से सिचुएशन में ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि वो हाफ ब्लड से रिलेटेड हैं? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, when they are descended from the common ancestor by different wives. मतलब किसी भी पर्सन के अगर फादर एक है लेकिन मदर डिफरेंट है, मतलब स्टेप मदर है अगर किसी पर्सन की, तो उसे हम कह सकते हैं कि रिलेटेड बाय हाफ ब्लड. और फुल ब्लड से 2 पर्सन कब रिलेटेड होते हैं? जब उन दोनों पर्सन के माँ बाप दोनों सेम पर्सन होते हैं, मतलब उनकी माँ भी सेम रहेगी, फादर भी सेम रहेंगे, देन दैट विल बी नोन एज फुल ब्लड. और यूट्रिन ब्लड का मतलब होता है कि मदर सेम रहेगी किसी 2 पर्सन की, लेकिन फादर डिफरेंट. आप यूट्रिन ब्लड से आप ये याद रख सकते हो, तो मतलब यूट्रिन या फिर जो फीमेल बॉडी पार्ट, मतलब फीमेल अगर किसी पर्सन की एक हो रही है, दो पर्सन की फीमेल अगर सेम है, तो दैट विल बी एज यूट्रिन ब्लड. फुल ब्लड में तो हो गया मदर फादर दोनों सेम है, एंड हाफ ब्लड में हो गया कि फादर सेम रहेंगे लेकिन मदर डिफरेंट. Next question is, which of the following is generally not considered as a valid condition for Hindu marriage as per the Hindu Marriage Act 1995. अब हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को शादी करी है, तो कौन सा कंडीशन वैलिड कंडीशन नहीं माना जाता? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द पार्टी शुड बी विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन. Which of the following is not considered as a valid condition? वैलिड कंडीशन माना जा रहा है पार्टी ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन.
Next question is, Section 13 Clause 1 of the Hindu Marriage Act provides for the following: grounds for restitution of conjugal rights, ground for judicial separation, ground for divorce. तो इनमें से कौन से ग्राउंड्स के लिए सेक्शन 13 क्लॉज 1 बात करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स सेक्शन 13 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है, कॉन्जुगल राइट्स. और इन दोनों के लिए सेक्शन 13 क्लॉज 1. अब जुडिशियल सेपरेशन के बारे में सेक्शन 10 भी बात करता है, आप सेक्शन 10 सकते हैं. 32 talks about मतलब क्वेश्चन 32 is talking about what is the meaning of बातिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ. अब मुस्लिम लॉ के कंसेप्ट आपको याद करने या समझने ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ के डायरेक्ट भी तो आपको कंसेप्ट इनके घर से ही पढ़कर जाने पड़े. जाकर आप कहीं से क्वेश्चन देख सकते हैं या कहीं से कंसेप्ट या डायरेक्ट तो आपके हाथ में होंगे नहीं, तो आपसे पढ़ना पड़ेगा. बातिल मैरिज का क्या मतलब होता है एज पर दी मुस्लिम लॉ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बातिल मैरिज, दैट मीन्स वॉइड मैरिज. तो मुस्लिम मैरिज में 4 तरह के मैरिजेस होते हैं: वैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, वॉइड मैरिज एंड द इरेगुलर. इन सब टॉपिक्स को भी हम आगे कवर करने वाले. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज? What is a contract of marriage which may be dissolved by the wife under the power delegated to her called under the Muslim law? तो वाइफ के अकॉर्डिंग या वाइफ के हाथ में ऐसी कौन सी पावर है जिसके अकॉर्डिंग शी कैन डिसॉल्व हर मैरिज? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज तलाक तफवीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिंदू बॉय एंड हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? अब हिंदू बॉय और हिंदू गर्ल कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग दे कैन मैरी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट मीन्स वो हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग भी शादी कर सकते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी शादी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following amendment act the rights in the co-partnership properties made available to a girl child as well? correct answer is option. जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया तो उसके अकॉर्डिंग ये बात कही कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी वो गर्ल को भी मिलेगी. What should be age difference between adoptive father and his adopted daughter? अगर एक फादर को एक डॉटर चाइल्ड अडॉप्ट करनी तो उनके बीच कितना एज गैप होना जरूरी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 21 ईयर्स गैप उनके. Which of the following case may be considered as first reported case of PIL in? ये क्वेश्चन आ गया. अब इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा पहला केस है विच इज रिगार्डिंग द PIL. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, दैट इज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और MC मेहता टिक कर देंगे बिकॉज PIL का सबसे फेमस केस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL. करेक्ट आंसर विल बी हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट इज ऑप्शन बी. Who among the following is considered as the father of PIL in India? आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा. फादर ऑफ PIL इन इंडिया हम क्या? जस्टिस एन भगवती. अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अ PIL कैन नॉट बी फाइल्ड? अब इनमें से पर्सन के अगेंस्ट हम PIL फाइल नहीं. करेक्ट आंसर इज दैट इज अगेंस्ट प्राइवेट पार्टी. प्राइवेट पार्टी के अभी भी फाइल नहीं कर. Next question, in the light of the guidelines issued by the Supreme Court of India, on which of the following issue PIL cannot be entertained by the court? अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई थी, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से मामले में PIL नहीं फाइल करेंगे, या अगर PIL फाइल करते भी कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दैट PIL? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, दैट इज petition from jail for pre. Next question, in which of the following landmark case it was held that principles of natural justice were applicable not only to civil and quasi-judicial but also to administrative? justice का principle right to be डिसीजन पर पहुंचने से पहले करना पड़ेगा, that is known as principle natural justice.
और ये कहा गया था केस में सोशल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन पर भी काम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दैट इज एक एक करीपक वर्सेस यूनियन क्या के केस। In which of the following judgments Supreme Court has comprehensively reconsidered SP Sampath Kumar versus Union of India case? क्या कहा गया? In which of the following judgment Supreme Court had comprehensively reconsidered SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस को रिकंसिडर्ड करा गया था? ऑप्शन दैट इज एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस। Who among the following defined administrative law as the law relating to control of governmental power? Correct answer is option B. Wait. The administrative law का question. What penalty is prescribed for persons illegally practicing in court under the Advocates Act 1960? Advocates Act 1960 है कि कितनी पेनल्टी प्रिस्क्राइब करी जाएगी फॉर द पर्सन जो कि इलीगली प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज इम्प्रिजनमेंट हम दे सकते हैं उस पर्सन को अप टू 6 months. Which provision of the Advocates Act 1961 empowers the Bar Council of India to prescribe the standard of professional conduct and etiquette to be observed by advocates? Standard of professional conduct and etiquette को observe करा जाएगा according to which section of the Advocate Act 1961? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज सेक्शन 49. ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा है, तो आप सेक्शन 49 याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये सेक्शन कई बार पूछा है. Which of the following is incorrect according to Bar Council of India rules? इनकरेक्ट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एज पर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स? Correct answer is option A, that is advocate can plead in any matter in which he is himself pecuniarily interested. This is an incorrect statement. Which of the following authority acts as an appellate authority? कौन सी अथॉरिटी को हम appellate authority मानते हैं against the order made by disciplinary committee of bar council of? अगर कोई भी ऑर्डर पास हुआ है बाय द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो हम किसके पास अपील कर सकते हैं? Correct answer is option D, that is Supreme Court of India. Next question, in which of the following situation a person, company, one person company that is OPC will mandatorily get converted into either private or public company? ये आपका company law का question. And the correct option is option B, that is in case the paid up share capital of a one person company 50 lakh rupees, then it will mandatorily get converted into either private or public company. What is the minimum number of directors required for the public company as per the Companies Act 2000? ये भी Companies Act का क्वेश्चन. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूछा है जो अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो कितने होने चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, दैट मीन्स मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए अगर आपको पब्लिक कंपनी. ये जो क्वेश्चन 50 है इसे भी AIB ने विड्रॉ कर दिया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने 50% कंप्लीट कर लिया है. Question 51 talks about which of the following is a landmark case on the public trust doctrine in environmental law? Public trust doctrine से related landmark case के बारे में पूछा. Correct answer is that is MC versus. जहाँ पर भी आपको environmental law या फिर PIL से related अगर कोई डाउट होगा या आपको समझ नहीं आ रहा कौन से ऑप्शन में तो आप MC मेहता वाले केस पर रिस्क most of the cases में. In which of the following case section 66A of the IT Act was struck down by the Supreme? This is one of the most important case of the IT Act. और इस वाले क्वेश्चन, इस वाले केस लॉ को तो आपको याद ही कर लेना चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. IT एक्ट से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी केस पूछा जाने वाला है तो मोस्टली ये होगा कि आपसे श्रेया सिंगल का ही केस पूछा जाएगा कि बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द IT एक्ट. तो आप इस वाले केस लॉ को तो याद करके ही जाइए.
Next question is, in which of the following case an electronic record shall not be attributed to originate as per the IT Act 2000? इनमें से कौन से केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा टू द ओरिजिनेटर? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, that is electronic record sent by an unauthorized person shall not be attributed to the originator. Next question, what is the maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? इससे रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में एक केस भी आया है, ऑन अ सेफ साइड आप उस केस लॉ को भी याद कर लीजिएगा. तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 26 वीक्स तक का मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट ड्यूरेशन इज अ वुमन इंटाइटल्ड टू लीव विद वेज फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961? तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 2. आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए. मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट हुआ. What should be the minimum number of workers originally employed in any factory for having at least one canteen in the factory as per the Factories Act 1948? Minimum number of workers पूछा जा रहा है originally employed in any factory. At least one canteen जरूरी है उसमें. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज जहां पर 250 वर्कर्स हैं वहां पर एटलीस्ट वन कैंटीन इज मैंडेटरी. Next question, who among the following is not included in definition of workman as per the Industrial Dispute Act 1947? इनमें से कौन सी बातें इंक्लूड नहीं है in the definition of workman? The correct answer is option D, that is supervisor drawing monthly salary of 12,000 rupees. Next question has defined tort as tortious liability arises from breach of duty. बात हो रही है आपको पता, primarily fixed by law, the duty is towards person generally and its breach is redressable by an action unliquidated. Correct answer is option D. जहां पर भी ड्यूटी वर्ड से कुछ डिफाइन करा गया रहेगा टॉट की डेफिनेशन, ड्यूटी वर्ड जहां नजर आने वाली आप वहां पर विनफिल टिक करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Gloucester Grammar School case related to which of the following in टॉट में दो मैक्सिम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एमनम से इंजुरिया, एक इंजुरिया से नदा. ऑल्दो ये दोनों अदर जो ऑप्शंस हैं दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन हम अगर बात करें ग्लॉस्टर ग्रामर केस से रिलेटेड, इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन एमनम. इसका मतलब होता है अगर आपको किसी भी तरह के डैमेजेस हो जा रहे हैं लेकिन आपका कोई लीगल इंजरी हो रहा है या आपको कोई लीगल इंजरी नहीं, तो वहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं इवन इफ आपको डैमेजेस हो. ये था ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल्स केस. Which of the following provision of Motor Vehicle Act, अब MV Act 1988 से रिलेटेड, तो कौन सा प्रोविजन है which relates to no fault liability? आपकी फॉल्ट नहीं रहेगी, still you will be liable under which section? Correct answer is option A, that is section 140. How many consumer rights are identified under Consumer Protection Act 2019? How many consumer rights are identified? तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में आप भी कंज्यूम करते होंगे काफ़ी चीज़ें. As per the Consumer Protection Act 2019, the correct options that is there are 6 rights identified under the Consumer Protection Act. अब जो क्वेश्चन 62 है इसे भी विड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provision of the Constitution of India states that tax can be levied or collected except by authority of law? No tax can be levied or collect except by authority of law. ये बात कौन से आर्टिकल में कही? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 265 में ये बात कही गई है कि आप कोई भी टैक्स लेवाई नहीं कर सकते या कलेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ अलाउ ना कर रही. Next question, which of the following would be first previous year in case of business or profession newly set up on 1st March as per the IT Act 91? IT Act मतलब इनकम
इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रीवियस ईयर और प्रॉफिट is set up on March. Correct answer would start from and will end on 30. As per the Income Tax Act 19, person is said to be resident of India in any previous if he had been in India for a period of following number of days previous year. कोई भी पर्सन अगर प्रीवियस ईयर में फॉलोइंग नंबर ऑफ डेज अगर रह ले रहा है तो उसे हम रेजिडेंट या मान लेंगे. जैसे कौन सा सही ऑप्शन है, कितने तक किसी को इंडिया में पड़ेगा? करेक्ट आंसर डेज उसे पड़ेगा. Next question. Income is defined under which of the following provisions of the Income Tax Act 1991? इनमें से किस सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट इनकम की डेफिनेशन, इनकम वर्ड की डेफिनेशन किस सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1? Correct answer is option, that is section clause 24 the Income Tax Act 19. Which of the following is not a fraud as per the, बोला गया है कि इनमें से कौन सा फ्रॉड नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज mere silence if no duty bound to. अब जहां पर कोई पर्सन ड्यूटी बाउंड नहीं है कुछ कहने के लिए, वहां पर अगर that person remains silent, then he will not be considered as doing a fraud. Next question. Which of the following statement is correct if A, tending to deceive, falsely represents that 500 mounts are made annually at A's factory, thereby induces B to buy the factory? यहाँ पर which of the following statement correct है? अगर एक को डिसीव करने की वो फॉल्सली रिप्रेजेंट कर दे रहा है बी को पास, तो 500 को एनुअली है हमारे फैक्ट्री में और वो बी करा जिस वजह से बी फैक्ट्री खरीद ली. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio. स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने वाला है, तो सही आंसर होगा दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन. अब बी को अगर पता चलता है, उसने बात कही थी कि 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो एनुअली हमारे फैक्ट्री में होता है, अगर वो बात बी को पता चलती ये बात झूठ, तो अब ये के ऑप्शन पे कि वो या तो वो फैक्ट्री खरीद सकता है या तो वो सेट असाइड कर देगा और ए से कंपेंसेशन ले लेगा. दैट इज व्हाई दिस इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन बी. ऑप्शन ऑफ बी को डिसीव किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following injunction can be granted only by decree made at hearing merit of this? Correct answer is option B, perpetual injunction. पूछा गया था which of the following injunction can be granted only by decree hearing and merit of the. अब हमें पहले सुनना पड़ेगा और मेरिट ऑफ द सूट बेसिस पर ही हम परपेचुअल इंजंक्शन. टेम्पररी इंजंक्शन तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, एक्स पार्टे भी पास कर सकते हैं, लेकिन परपेचुअल तो परमानेंट इंजंक्शन होता है. अब परमानेंट इंजंक्शन देने हमें मेरिट ऑफ द सूट डिसाइड करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को पड़ेगा. परपेचुअल इंजंक्शन जा सकता है a stip bond for payment bound to pay simple interest at the as was payable upon the principal, not penalty. Which of the following act 8? अगर किसी पर्सन ने बोला था वो सिंपल इंटरेस्ट दे देगा अपॉन एट सर्टेन टाइम, लेकिन अगर वो नहीं देता है कंपाउंड इंटरेस्ट देने को भी तैयार है कुछ टाइम के बाद, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं. ये कौन से सेक्शन में बात कही? करेक्ट आंसर इज जो हमारा सेक्शन 70, 74, 70 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सेक्शन 70 तो है ही नहीं, हो गया. What is the default interest payable under section ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 18? डिफॉल्ट इंटरेस्ट के लिए कितने परसेंट फिक्स करा गया है पर सेक्शन ऑफ द टीपी?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, दैट इज 9% पर एनम फिक्स करा. Which of the following is the time limit given under section of the Transfer Property Act? टाइम लिमिट दिया गया है एज पर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. करेक्ट आंसर इज पीरियड ऑफ 18 ऑफ ट्रांसफर. 18 ईयर्स तक का हमें टाइम दिया गया है. टाइम लिमिट सेट कर सकते एज पर सेक्शन 17 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन भी, सॉरी, सेक्शन 17 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है? एक्यूमुलेशन. Which of the following is not a negotiable instrument? The negotiable instrument as per I Act 18. तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट आंसर प्रॉमिसरी बिल ऑफ एक्सचेंज चेक. इन को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, लेकिन को हम कहते हैं 74. In the light of the NI Act 81, at what rate interest will be charged if the rate of interest not mentioned? अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है तो व्हाट इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड? करेक्ट आंसर इज दैट इज 8% per. In what period from the date of publication declaration time is made award is made? The entire proceeding for acquisition land lapse as per the right to fair comparison of land acquisition. क्वेश्चंस इस तरह के हैं, प्रोबेबली आपने ये पढ़ा होगा या अगर कॉलेज में जाने के लिए क्वेश्चंस की या तो आप आंसर्स याद कर लीजिए या तो आप डायरेक्ट लेकर जाइएगा और तो पहले से पढ़ कर जाइए, तो ये आपसे इन क्वेश्चंस के आंसर बने. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन. तो इन कुछ क्वेश्चंस को देख के आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. अगर आप 2-4 क्वेश्चन इधर उधर भी कर देते हैं, आंसर्स बनाते हैं, तो भी आपका इससे क्वालिफाई हो जाने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि 45% ही लेकर आना. आप 1-2 नंबर के लिए अपना 15 मिनट्स 20 मिनट्स या आधा घंटा बर्बाद नहीं कर एग्जाम हॉल में. इन सारे क्वेश्चंस को आपको खोजने में टाइम लगेगा या जिनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, उन क्वेश्चंस को मैसेज आप सबसे लास्ट में उन्हें टिक करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज टू बी of families that need to give their prior consent acquiring land for private companies as per the right to currency land acquisition and resettlement एक्ट से पूछे गए हैं एंड इसका करेक्ट आंसर. Imagine an IPL team set up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can the team use so the clothes are made by them? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रेडमार्क्स. तो उसे हम ट्रेडमार्क में डालने वाले. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर? यूजुअली पेटेंट्स कितने साल तक के लिए वैलिड रहते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 20 ईयर्स तक के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो रही है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो मोटिवेट हुए हैं कौन से कंट्रीज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. Which of the following writ is issued to enforce the performance of public duty by the authority? Correct answer. And must कौन सा रिट इशू किया जाता है? ऑफ पब्लिक ड्यूटी. पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए हम रिट ऑफ मैंडमस इशू करवाते हैं. मैंडमस का मतलब होता है कमांड. कमांड देते हैं पब्लिक ऑफिसर्स को कि आप इस ड्यूटी को परफॉर्म करिए. को वारंटो का मतलब हो जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी. हम पब्लिक ऑफिसर से पूछते हैं आप बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दैट, या बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग इन दिस पोजीशन. सर्शियरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई. जो हायर कोर्ट होती है या हायर अथॉरिटी होती है अपने से लोअर अथॉरिटी को
सर्टिफाई करती है। अब प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करती है। ये सारे रिट्स हो गए। इसके साथ एक और पांचवा रिट है, दैट इज हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है या उसे इलीगली कन्फाइन कर दिया गया है किसी प्लेस पे, तो हम रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अप्लाई करते हैं, पर्सन को ही करवाते हैं। 5 तरह के रिट हैं और रिट आप इशू करवा सकते हैं एज पर सेक्शन 32 या फिर 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 220। Which of the following constitutional amendment act had made the provision for publishing the translation? क्वेश्चन 81 बोल रहा है कि कौन सी प्रोविजन दे रहा है फॉर पब्लिशिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 58th amendment. Which of the following is the landmark judgment on colorable legislation? अब इनमें से कौन सा जजमेंट लैंडमार्क है विद रिगार्ड टू कलरेबल लेजिस्लेशन? ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए जिनके आपको या तो केस लॉज पढ़कर ही जाने पड़ेंगे, बिकॉज डायरेक्ट में केस लॉज तो दिए नहीं रहते हैं, तो आपको या तो तुक्का लगाना पड़ेगा या तो फिर जाना है, बिकॉज 45% लाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पासिंग दिस एग्जाम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह। Next question, which of the following constitutional amendment act was passed in light of the advisory opinion received in श्री बेरुबारी केस? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो पास करा गया था बाय द एडवाइजरी ओपिनियन, जो कि रिसीव किया गया री बेरुबारी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960। Next question, which of the following provision of Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between central law and the state law? सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में कोई भी रिपग्नेंसी होने वाली है तो हम कौन से आर्टिकल के पास जाने वाले? तो वी विल गो टू आर्टिकल 34 of the Constitution of India. Next question, what transition period was provided in the Constitution for changing official language of union फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी? कितनी हमने ट्रांजिशन पीरियड प्रोवाइड करी थी अगर हमें लैंग्वेज को चेंज करना था फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 15 years का हमने टाइम पीरियड प्रोवाइड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन सिंगल पोस्ट इन द कैडर? कोई भी ऐसा कैडर जिसमें सिर्फ एक सीट आई हो, एक वैकेंसी हो, वहां पर हम रिजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऑन दैट सिंगल पोस्ट, ये बात कही गई थी विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये बात कहा गया था कि जहां पर भी सिर्फ एक पोस्ट है किसी भी कैडर में, वहां पर रिजर्वेशन नॉट बी अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, ऑफ वर्किंग वुमेन at her place of work may also be considered as violation of which of the following provision? अगर आप बात करें वर्किंग वुमेन के बारे में या किसी वर्क के बारे में, राइट टू वर्क के बारे में, तो आपको इनमें से एक आर्टिकल याद आ रहा होगा। सारे तो आर्टिकल 19 के अंदर हैं, लेकिन कौन सा क्लॉज? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट राइट टू प्रोफेशन। अब राइट टू प्रोफेशन में ये बात भी इंक्लूड हो जाएगी कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन से वुमेन को भी हमें बचाना है एट द प्लेस ऑफ वर्क। और अगर हम इस चीज को नहीं रोक पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 1G। Next question, which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between Article 25(2) and 20 the Constitution of India? कौन सा डॉक्ट्राइन हमने अप्लाई करा था टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 5 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जैसा कि आपको पता होगा, ये दोनों सेक्शन बात करते हैं रिलीजन के लोग के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए हमने अप्लाई करा था इनमें से डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहां पर भी सिमिलर या थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं तो हमें इस तरह से उन चीज़ों को अप्लाई करना है जैसे कि दोनों सेंटेंसेस या दोनों जो पक्ष हैं उन दोनों की बात रखी जाए और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो जाए, दोनों किसी तरह से फॉलो हो जाए, ये होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन।
इसे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो क्वेश्चन 89 है इसे विड्रॉ कर लिया गया था। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग अंडर द आईपीसी 1860? जैसा कि आपको पता है कि आईपीसी के साथ साथ बीएनएस भी हमने अप्लाई कर दिया और बीएनएस क्वेश्चंस इस बार पूछे, तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आपसे आईपीसी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या बीएनएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप कंफ्यूज होकर किसी अदर सेक्शंस को टिक मत कर दीजिए। अगर आपसे थेफ्ट की डेफिनेशन पूछी गई, फॉर एग्जांपल आपसे थेफ्ट की डेफिनेशन आपको याद है 378, लेकिन उसमें पूछा गया था बीएनएस के कौन से सेक्शन में थेफ्ट की डेफिनेशन, उसके लिए आपको जाना 3। अब ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट मीन्स 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अवेलेबल हैं इन इंडियन पेनल कोड। और अगर हम बीएनएस की बात करें तो उसमें 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आ गए हैं, एक कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and Z agrees to fence with each other for amusement. In the course of such fence, while playing fairly, A Z को severely hurt कर देता। जब वो लोग फेंस कर रहे थे के बीच, जब फेयरली प्ले करते हुए, मतलब विद गुड फेथ दे आर प्लेइंग, और अगर उस ये हर्ट कर दे रहा है जेड को, तो कौन सा अटेम्प्ट करा, कौन सा ऑफेंस करा, ऑफेंस कौन सा ऑफेंस करा? तो इसने कोई ऑफेंस नहीं करा है, क्योंकि ए एंड जेड दोनों एग्री करा था, वहां पर उन दोनों की कंसेंट थी। कंसेंट के बाद उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, या बाय प्लेइंग फेयरली ए हर्ट जेड। यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा, मिल जाएगी ऑफ जनरल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग सिचुएशन, अगर हम इस एनएस की भी बात करें और अगर हम आईपीसी की बात कर रहे हैं 86, फॉलोइंग सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इनमें से किस सर्कमस्टांस में हम प्राइवेट डिफेंस तो कर सकते हैं, लेकिन हम डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं? डेथ के अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट। असॉल्ट किया गया है लेकिन सिंपल हर्ट के लिए किया गया है, रेप के लिए किया जाए, मर्डर के लिए किया जाए, या अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए किया जाए, तब उस असॉल्ट में हम किसी पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकते हैं, अगर हम प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज कर रहे हो तो। लेकिन अगर हम पर किसी ने सिंपल हर्ट करा है तो वी कैन नॉट कॉज दैट पर्सन डेथ, और डेथ के अलावा हम कोई अदर चीज या किसी अदर तरह का हार्म कर सकते हैं पर्सन को इन एक्सरसाइजिंग आवर प्राइवेट डिफेंस। और जो डेथ की जो प्राइवेट डिफेंस हमें मिलती है, ये सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं, हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी प्राइवेट डिफेंस जो कि डेथ तक एक्सीड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following section of IPC the word benefit does not include pecuniary benefit? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ये बात कही, यहाँ पर जो बेनिफिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेक्शन 89 में बात कर रहा था गार्जियन के कंसेंट के बारे में। अगर कोई भी गार्जियन या फिर पर्सन के पास लॉफुल अथॉरिटी होती है किसी चाइल्ड की, अगर उस पर्सन ने किसी अदर पर्सन को कंसेंट दी है उस चाइल्ड पर कुछ ऑपरेट करने के, ताकि उस चाइल्ड का करंट अगर बीमारी से वो ग्रस्त है या स्टोन्स या कुछ अदर प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से तो ऑपरेशन या कुछ करना पड़ेगा, तो अगर कोई गार्जियन कंसेंट दे देता है तो दैट कम्स अंडर सेक्शन 89। 89 में उस गार्जियन को इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन चाइल्ड का बेनिफिट करने के लिए हम उसकी पेक्यूनरी बेनिफिट की बात नहीं करते, ये बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स वेल। एक्स जो है उसने इंटेंशनली एक औरत के को खींचा विदाउट हर कंसेंट, इंटेंडिंग टू अनॉय हर, उसे अनॉय करने के लिए। इंडियन पेनल कोड एक में से कौन से ऑफेंस पर्सन को डालने वाले? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट पर्सन विल बी ट्राइड अंडर द क्रिमिनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what punishment is prescribed under IPC for the person who is any minor in order that such minor may be used for the purpose of begging? अगर किसी बच्चे का किसी माइनर पर्सन के बॉडी पार्ट को अगर हम कट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, इस चीज़ से कि वो पर्सन वो जो माइनर है वो बेगिंग करेगा, तो उसकी पनिशमेंट हमें
मिलेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और साथ ही साथ फाइन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट। X threatens to publish a defamatory libel concerning Y. X थ्रेट कर रहा है Y को that he will publish a defamatory libel. Libel का मतलब होता है written form of defamation unless Y gives him money. So which of the following punishment will be given to X for the act committed by him as per the IPC? तो उसे कौन सी punishment में? Correct answer will be option B, that is imprisonment up to 3 years or which of the following sentence is an assistant session judge authorized to pass as per the CRPC? एक assistant session judge कितनी punishment दे सकता है? Correct answer is option C, that is sentence of imprisonment 10 years. Assistant session judge 10 साल तक की सजा दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. लेकिन अगर हम एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की बात करें वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस दे रहा है तो डेथ सेंटेंस शैल बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट. और इसी के साथ आपको JMFC और JMSC और सेंटेंस लिमिट को याद रखना चाहिए. 98 क्वेश्चन 98 अ पर्सन अरेस्टेड बाय अ प्राइवेट पर्सन को एक प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया बिकॉज वो पर्सन एक नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस. बेलेबल भी सीरियस ऑफेंस है क्योंकि इसमें आपको बेल नहीं मिल रही है एज योर राइट. एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब भी होता है एक ऐसा ऑफेंस जिसमें अरेस्ट किया जा सकता है. मतलब एक पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट. मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस भी सीरियस ऑफेंस हो गया. तो ही शैल बी री अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर. एक प्राइवेट पर्सन ने उस पर्सन को एक पुलिस री अरेस्ट करे. ये बात कौन से सेक्शन में? करेक्ट आंसर इज दैट इज सेक्शन 43 में ये बात. सेक्शन क्वेश्चन 99 को भी विड्रॉ करें. Which of the following procedure is dealt under? और ए कौन सी करेक्ट आंसर? एग्जामिनेशन विक्टिम रेप, दैट इज ऑप्शन ए. अगर हम विक्टिम ऑफ रेप, विक्टिम का अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो 164A ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग हम एग्जामिन. इसी के साथ हमारा AIB का PYQ जो लास्ट ईयर हुआ था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. थैंक यू.